इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 और न्यूमेरिकल जो कि MEC से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी आंखों के सामने। तो दोस्तों तुम लोगों ने बहुत बढ़िया गिवन डेटा निकाल लिया होगा और तुम लोग कमेंट में मेंशन भी कर रहे हो कि तुम लोग सही कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही तुमने गिवन डेटा लिखा होगा और तुम्हें निकालना था टॉर्क, तो मैच करो जरा मेरा गिवन डेटा और तुम्हारा सेम है कि नहीं। देखो लेंथ L इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -2, N इज इक्वल टू 20, I इज इक्वल टू 12 एम्पियर, B इज इक्वल टू 0.80 टेस्ला एंड थीटा। यहां थोड़ी दिक्कत आई होगी, मुझे पक्का पता है, हम सॉल्व कर लेते हैं उस दिक्कत को भी। बट यस, ये सब प्रॉब्लम तब मुझे पता चलेंगी जब तुम मुझे मेंशन करोगे नीचे कमेंट में। तो कोई भी नई प्रॉब्लम आए जो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं तो प्लीज मेंशन करा करो, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी एक्सप्लेनेशन में। तो अब हम देखते हैं लेंथ। एक डेटा और है जो तुमने अगर नोट किया हो तो स्क्वायर कॉइल है। यस, स्क्वायर कॉइल भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट डेटा है। उन्होंने हमसे कहा टॉर्क निकालिए। जब मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स दे रहा हूं, I दे रहा हूं, B दे रहा हूं, तो बाबा जी ने कहा था आपसे कि फॉर्मूला लिख लेना। एक ही फॉर्मूला मैच कर रहा होगा टॉर्क का, NIAB sin थीटा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक, तो अब मैं आ जाता हूं फॉर्मूले पर। टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पता है। I क्या है? 12 एम्पियर। करंट पता है। एरिया, यस, यहां पर वो इंफॉर्मेशन काम आएगी कि ये तो स्क्वायर कॉइल है। तो भाई लेंथ अगर दी हुई है 10 इंटू 10 टू द पावर -2, तो एरिया क्या आएगा? लेंथ का स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, मुझे प्रॉब्लम थी थीटा में। थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड। तो एरिया वेक्टर क्या होता था? सरफेस से नॉर्मल ना। इस बार उन्होंने सीधा सीधा इंफॉर्मेशन दिया है कि जो नॉर्मल है प्लेन ऑफ कॉइल का, वो फील्ड के साथ 30 बना रहा है। नॉर्मल जो फील्ड जो कॉइल का होता है, स्क्वायर कॉइल का, वही तो उसका एरिया वेक्टर है। और फील्ड के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। मिल गया ना थीटा। बस यही तो चाहिए था। रख देते हैं और निकालते हैं आंसर, मैच करते हैं। तो जैसे ही टाउ में मैंने वैल्यूज रखी, NIAB sin थीटा, सॉल्व किया, मेरा आंसर आया 0.96 नैनोमीटर। बाबा जी से अगर इक्वेशन में वैल्यू रखते टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि तुम लोगों के कारण दिन रात हम काम कर रहे हैं, तो टेंशन मत लिया करो, कमेंट में मेंशन कर दिया करो। और अब तुम इतने समझदार हो गए हो कि अगर कोई कैलकुलेशन छोटा मोटा एरर है तो उसको तुम खुद सही कर सकते हो। तो हम दिमाग लगाएंगे कॉन्सेप्ट पर। जल्दी से पॉज करो और तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा आपके सामने। इसका गिवन डेटा एक तरह से डायरेक्टली दिया हुआ है ना, कि R1 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, B1 दिया हुआ है। 2 कॉइल हैं और उनकी करंट सेंसिटिविटी का रेशियो कैलकुलेट करना है।
अगर करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो थोड़ा सा ड्राइव कर लेना, बाबा जी ने सिखा दिया है। बट अगर नहीं आता तो ये क्वेश्चन गया हाथ से। बट याद रखो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मुझे याद है, मैंने मान लिया तो मैंने लिख लिया, SI इज इक्वल्स टू NAB/C। हम वहां C लिखते थे, वो होता था टॉर्शनल कांस्टेंट, याद है। यहां पर हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल में, तो उन्होंने स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया, कोई इश्यू नहीं है। दोनों केस में C को K से सिंपली रिप्लेस कर देना बस, ठीक। हम स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए कोई इश्यू नहीं। अब आ जाते हैं SI इज इक्वल्स टू NAB/K। मुझे चाहिए था करंट सेंसिटिविटी का रेशो, मैंने कहा भाई पहले की सेंसिटिविटी अपॉन सेकंड की, तो N1 A1 B1 अपॉन K। देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या थी, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, ये मेंशन भी किया हुआ है। तो अगर K सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो मैं K1 K2 क्यों लिखूं, वो तो सिंपली K लिखूंगा। दूसरे के लिए सेंसिटिविटी क्या आएगी, N2 A2 B2/K। K से K कैंसिल हो जाएगा। N1 की वैल्यू पता थी, N2 की वैल्यू पता थी, A1 की वैल्यू पता थी, A2 की वैल्यू पता थी, B1 की वैल्यू पता थी, B2 की वैल्यू पता थी। जैसे ही यहां रखोगे आंसर आएगा 5/7। चाहो तो फ्रैक्शन में भी इसको सॉल्व करके डेसिमल में निकाल दो। अब आता है सेकंड पॉइंट, आसान था ना। अब आता है सेकंड पॉइंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी दोनों की वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो। करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस याद है कि नहीं है ये फॉर्मूला? अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये बहुत आसानी से होगा, और नहीं तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ, NAB/K इंटू R। बस इतना ही तो डिफरेंस था, करंट सेंसिटिविटी को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते थे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बन जाती थी। तो सिंपल सा फॉर्मूला, नहीं है तो प्लेज को फॉलो करो और वहां से फॉर्मूला सीखो। अब जैसे ही मैं यहां रखूंगा SI/R1 SI2/R, ये करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, फॉर्मूला रखा, सॉल्व किया, 5/7, R2 की वैल्यू थी 14, R1 की वैल्यू थी 10। जैसे ही रखा, सॉल्व किया, आंसर आया 1:1। कितनी आसानी से हो गया। दोस्तों आज सिर्फ एक ही वीडियो आ रहा है, कारण है सबके गले खराब हैं, किसी की हेल्थ का इश्यू है। बट यस, बाबा जी ने वादा किया है आपके एग्जाम के पहले आपको जितने भी यूनिट्स हैं सबके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। और जिनको करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें सारे न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो आज अपना रूल बनाओ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स कर लोगे। MEC के लगभग हमने सॉल्व कर ही लिए हैं। कल से और ज्यादा वीडियोस आने की हम पूरी कोशिश करेंगे, हम दिन रात वर्क कर रहे हैं। बट यस, कुछ हेल्थ इश्यूज बाबा जी लोगों के साथ भी आ जाते हैं, इस कारण हम थोड़ा सा डिले हैं। बट यस, छोड़ेंगे नहीं। तो जल्दी से पॉज करो और नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 और एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ बाबा जी आ गए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब पॉज करके गिवन डेटा तो लिख ही लिया होगा, इतना तो तुम हर बार कर ही रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करते जाओ अगर सीखना है न्यूमेरिकल तो भाई मेरे पास L देखा मैंने, L दिया हुआ था, लेंथ ऑफ द रॉड, मास दिया हुआ था उसका, करंट दिया हुआ था, और बोला था कि 2 वायर से मैंने उसको हैंग किया हुआ है, मतलब कुछ इस तरह से। जो मेरा अननोन है इस समय वो है B, मैग्नेटिक फील्ड, और मैं वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स लगाया हुआ है, नॉर्मल लगाया हुआ है, ताकि ये जो टेंशन हो इन दोनों में, ऑब्वियस बात है अगर तुम कहीं को पकड़ के ऐसे लटके हुए हो तो उन दोनों रोप्स में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी ना। वैसे ही ये जो रॉड है ये इन 2 वायर्स पर हैंग है, तो दोनों वायर में टेंशन आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अब आपको कुछ ऐसा करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ऐसा रखना है ताकि टेंशन 0 हो जाए, यही बोल रहा है ना पार्ट ए। तो एक बात बताओ, जब किसी वायर में या कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल रखा होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बिल। और अगर किसी के पास मास m है तो उस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, mg। और अगर आपको इस पर टेंशन 0 करनी है, मतलब जितना फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है उतना ही फोर्स अगर अपवर्ड्स लग जाए तो इन वायर पर टेंशन नहीं आएगा।
ऐसा कब होगा? जब mg, देखो mg को तो तुम बदल नहीं सकते, तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है ग्रेविटी पे, वो तो नीचे खींचेगी। तो देखते हैं, तो नीचे की तरफ mg है, करंट अगर मेरा मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे फील्ड की डायरेक्शन मैंने मान ली क्रॉस है, उन्होंने कुछ दिया नहीं है, बस उन्होंने ये कहा है कि फील्ड भाई नॉर्मल है, नॉर्मल है कंडक्टर से तो आइदर इन होगी या आउट होगी। अभी मैं डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं माना है, ना हमको कुछ बताया है उन्होंने, मैं अभी मान भी नहीं रहा, मैंने तो अपने हिसाब से अभी कुछ मान लिया है। आप नहीं मानोगे मत मानो। तो आपको कुछ इसको ऐसा रखना है फील्ड को कि, और करंट की डायरेक्शन को, कि ये जो बिल फोर्स लग रहा हो ये अपवर्ड्स लग जाए। अगर ये अपवर्ड्स लग जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? mg इज इक्वल टू बिल, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को इक्वल बैलेंस कर लेंगे तो टेंशन हो जाएगा 0। तो भाई खत्म हो गई ना यार कहानी। करंट और फील्ड को कुछ इस तरह से लो कि जो बिल है वो mg को बैलेंस कर ले। वैसे भी जब भी कोई बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन आए ना और बोले टेंशन 0 करनी है, तो याद रखना अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस या हॉरिजॉन्टल में राइट और लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस, इनको आपस में इक्वेट करना पड़ता है और कुछ भी नहीं। तो यहां पर आ गया बिल mg के साथ बैलेंस होने। जैसे ही मैंने बिल को mg से इक्वेट किया, मुझे चाहिए था b, तो il को डिवाइड में लाया, m की वैल्यू पता थी, g की वैल्यू पता थी, i की वैल्यू पता थी, l की वैल्यू पता थी, रखा, आंसर आया 0.26 टेस्ला। एक हॉर्ट्स का कैटेगरी का पार्ट ए हो गया। अब आता है हमारे पास पार्ट b। क्या निकालना है पार्ट b में? देखा गौर से, देखो जरा। तो दूसरे पार्ट में आपसे यह कहा गया कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन जो भी मानी हो उसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो नया टेंशन कितना आने वाला है, यानी कि दोनों वायर्स पर जो अपवर्ड फोर्स होगा उन दोनों का सम नीचे वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए था। तो अगर आपने डायरेक्शन बदल दी तो एक बात बताओ, जब करंट की डायरेक्शन इधर थी तो फोर्स अपवर्ड था, अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो फोर्स कहां हो जाएगा? डाउनवर्ड्स, यानी सिचुएशन बन जाएगी कुछ ऐसी। तो जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी, बिल की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो अपवर्ड जो टेंशन आएगी, दो वायर थे तो इसमें भी टी इसमें भी टी, तो 2t हो जाता। बट उसने मुझसे कहा है टोटल टेंशन, तो भैया मुझे ये नहीं देखना कि मुझे टी निकालना है एक वायर का टेंशन, मुझे तो टोटल टेंशन निकालना है, जो कि कितना होगा? डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। तो ये हो जाएगा mg प्लस BIL। और हम तो ये देख चुके हैं, पहले हमने बैलेंस किया है ना कि mg किसके बराबर है? BIL के। तो BIL की जगह मैंने रख दिया mg प्लस mg हो गया 2mg, वैल्यू रख दी सारी, सॉल्व किया, नेट टेंशन आया 1.176 न्यूटन। जल्दी से पॉज करो और नोट करो। तो फाइनली आपने ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिया है। अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो 95 प्लस चाहते हैं उनको इस टाइप के और अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो अगर 95 प्लस चाहते हो तो जरूर ऐसे क्वेश्चंस करते रहो और फॉर्मूले भी याद करते रहो। बाबा जी आएंगे, वादा किया है तो वादा जरूर निभाएंगे। थोड़ा सा डिले हो सकता है चीजों में, मगर आपके एग्जाम के पहले आपको सारी चीजें फिजिक्स की मिल जाएंगी। तब तक के लिए जय हो।